बच्चों आज हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर aqua सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो डाटा है ये डाटा लिख लेंगे। क्या क्या डाटा दिया हुआ है मुझे? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 2.5 kg, 2.5 kg। बच्चों इस 2.5 kg को मैं मिलीमीटर में, ये ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। और मोलालिटी कितना दिया हुआ है? मोलालिटी इक्वल टू 0.25 m। ठीक है। निकालना क्या है ये भी मुझे लिखना पड़ेगा। लेट मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड, मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड मैं ले लेता हूं WB ग्राम। ठीक है। अब मेरे पास सॉल्यूशन का मास है, सॉल्यूट का मास है और मोलालिटी है। लेकिन मोलालिटी में रिलेशन होता है मोल ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट का, इसलिए मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने की आवश्यकता है। लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन 2500 ग्राम माइनस मास ऑफ सॉल्यूट हो गया WB ग्राम। बच्चों ये मास निकल गया मेरा सॉल्वेंट का। ठीक है। अब मोलर मास यूरिया का क्या होता है? मोलर मास यूरिया का जानते हैं हम लोग बच्चों 60 ग्राम पर मोल होता है, 60 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है। अब मोलारिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। मोलालिटी इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ किसका? मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट को बच्चों क्या लिख सकते हो? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसको लिखेंगे WB मास ऑफ सॉल्यूट और इसका मोलर मास हो जाएगा 60। मास ऑफ सॉल्वेंट मैं निकाल चुका हूँ, ये आप लिखोगे इंटू 2500 माइनस WB। और चूंकि बच्चों ये जो है 2500 माइनस WB ये ग्राम में है, लेकिन मोलालिटी निकालते हैं तो मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। तो इसे केजी बनाने के लिए आप ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। अब मेरे पास ये इक्वेशन बन गया 0.25, जो मोलालिटी है ये दिया हुआ है 0.25 इक्वल टू WB into 1000 divided by 60 into 2500 minus WB। बच्चों इसके आगे आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो WB का वैल्यू आ जाएगा WB इक्वल टू 36.94 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, जो ये फाइनल आंसर होगा। ओके। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, मोलालिटी है 0.25 और 2.5 kg ऑफ वाटर। इस बार सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है और मोलालिटी का वैल्यू है 0.25। डाटा लिख लेते हैं हम लोग। मोलालिटी इक्वल टू 0.25 m। मास ऑफ सॉल्यूट लिख लेंगे बच्चों। आप देख सकते हो आपको सॉल्यूशन यूजिंग 2.5 kg ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का अमाउंट लिया गया, सॉल्वेंट का अमाउंट है 2.5 kg। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हो जाएगा 2.5 kg
या इसी को ग्राम में बदलें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2500 ग्राम। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो कंसीडर करेंगे लेट मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ यूरिया इक्वल टू WB ग्राम। अब मेरे पास क्या आ गया, मोलालिटी है बच्चों, और सॉल्यूट का मास मैं कंसीडर कर लिया, मास ऑफ सॉल्वेंट मेरे पास है। मोलर मास हो जाए तो मोल मैं निकाल सकता हूँ। तो मोलर मास हम लोग जानते हैं, मोलर मास ऑफ यूरिया, मोलर मास यूरिया का होता है 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब फार्मूला यूज करेंगे, मोलालिटी इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों, मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये सॉल्वेंट का मास किस में होना चाहिए, सॉल्वेंट का मास ऑलवेज केजी में होना चाहिए। तो बच्चों क्या करेंगे आप, मोल ऑफ यूरिया लिखने के लिए मास ऑफ यूरिया WB डिवाइडेड बाय मोलर मास 60 लिखेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट लिखना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट लिखने के लिए बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट आप निकाल करके रखे हो यहाँ पे 2500, तो 2500 बच्चों ये ग्राम में है, ग्राम में मुझे नहीं डालना है, मुझे डालना है केजी में। तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे, ये 1000 ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मोलालिटी मुझे मालूम है 0.25 इक्वल टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 2500। अब यहाँ से WB का वैल्यू आप निकाल सकते हो। WB का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे बच्चों, ये अप्रॉक्स आ जाएगा आपका 37.5 आ जाएगा, 37.5 ग्राम आ जाएगा। सॉल्युबिलिटी होता क्या है, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है बच्चों, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कितना ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, इसे कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। नोट करेंगे आप, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व किया जा सकता है, वो सॉल्यूट के अमाउंट को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या हो सकता है बच्चों, जैसे देखो पहले आप यूनिट लिख लो, यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी, ये यूनिट अलग अलग हो सकता है बच्चों, ग्राम पर मोल भी हो सकता है, ग्राम पर लीटर भी हो सकता है, या ग्राम पर 100 ग्राम भी हो सकता है। यूनिट में भी ग्राम पर लीटर और ग्राम पर मोल, ग्राम पर 100 ग्राम और मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अलग अलग तरीके से सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसके अकॉर्डिंग यूनिट उसका लिखते हैं हम लोग। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स affecting the solubility
कौन कौन सा फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, कौन कौन सा फैक्टर है जिससे सॉल्युबिलिटी इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो बच्चों आप कह सकते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट, कौन सा सॉल्यूट डिजॉल्व किया जा रहा है। सॉल्यूट का नेचर जैसा मे बी वो सॉल्युबल हो सकता है, मे बी इनसॉल्युबल हो सकता है। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्वेंट कौन सा है, जिस सॉल्वेंट में आप डिजॉल्व करने जा रहे हैं उस सॉल्वेंट का नेचर क्या है। सॉल्वेंट का नेचर भी डिसाइड करता है सॉल्युबिलिटी क्या होगा। नेक्स्ट लिखेंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बच्चों टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, किस टेम्परेचर पे डिजॉल्व किया जा रहा है सॉल्यूट को। टेम्परेचर, टेम्परेचर एक फैक्टर ये भी है, और एक फैक्टर प्रेशर भी है, किस प्रेशर पे सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जा रहा है। तो नेक्स्ट हो सकता है प्रेशर, नेक्स्ट हो सकता है प्रेशर। तो ये 4 फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों तो इसमें सॉल्यूशन का 2 कैटेगरी बनाते हैं। सॉल्यूशन 2 कैटेगरी का हो सकता है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट आप मिक्स नहीं कर सकते, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट आप मिक्स कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन का 2 कैटेगरी बना देंगे, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहेंगे बच्चों, इसमें आप लिखोगे नो मोर सॉल्यूट, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड, कैन बी डिजॉल्व्ड at a particular temperature। याद रखना है टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा तो सॉल्युबिलिटी का वैल्यू अमाउंट चेंज हो सकता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। मोर solute can be dissolved, can be dissolved in the solution, in the solution। More solute can be dissolved in the solution at a particular temperature मेंशन कर देंगे, at a particular टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, 2 कैटेगरी का सॉल्यूशन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब बाबू सैचुरेटेड का क्या मतलब है, तो सैचुरेटेड का मतलब है इस समय जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट होगा ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब जितना अमाउंट और सॉल्यूट अगर आप मिलाते हैं ना, तो जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन में मिक्स होगा उतना ही सॉल्यूट सॉल्यूशन से अलग हो जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो देख सकते हो आप, एक गिलास वाटर लेना है और उसमें नमक 1 चम्मच डाल करके घोलना। आप देखोगे तेज़ी से पहला चम्मच नमक डालोगे तो तेज़ी से वो डिजॉल्व हो जाएगा, और दूसरा चम्मच डालोगे उसको डिजॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगली बार डालोगे अगला चम्मच तो हो सकता है वो डिजॉल्व ही ना हो। तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है तो क्या डिजॉल्व होना बंद हो गया है, तो नहीं उसमें सॉल्ट डिजॉल्व होता है, लेकिन जितना डिजॉल्व होता है उतना ही सॉल्ट प्रिपेयर होकर के सॉल्यूशन से बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जैसे मान लो यह एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यह एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में 5 ग्राम आप NaCl डाले हो, तो ये 5 ग्राम NaCl सैचुरेटेड में भी डिजॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पे 5 ग्राम
5 ग्राम NaCl इस सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाएगा, यानी कि जितना डिजॉल्व होगा उतना ही सेपरेट हो जाएगा। तो इस समय सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिस समय बनता है, इस समय सॉल्यूट और सॉल्वेंट डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। सॉल्यूट एंड solvent are in dynamic equilibrium और डायनामिक इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बच्चों, सॉल्वेंट से सॉलिड बाहर आने की प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग फेवरेबल कंडीशन फॉर solubility फेवरेबल कंडीशन क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए 3 तरह का फोर्स लगता है। फोर्स का वैल्यू कौन कौन, तो फोर्स ये लग जाएगा, एक सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच, सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच जो फोर्स लगता है, मान लीजिए ए सॉल्यूट है और सॉल्वेंट इसको कंसीडर कर लेते हैं बी और बी। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट इसका फॉर्मेशन होगा तो ये AB बनेगा। बच्चों जैसे ही सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करते हैं तो यहाँ पे 3 प्रोसेस होता है। पहला, सॉल्यूट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये ब्रेक होगा, इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब होगा, यानी कि डेल H का वैल्यू यहाँ पे, डेल्टा H का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगा। फिर सॉल्वेंट के बीच भी इंटरेक्शन होगा, सॉल्वेंट के बीच बॉन्ड टूटेगा तो ये भी, इसका भी चेंज इन एंथैल्पी डेल H इक्वल टू पॉजिटिव होगा, डेल H इक्वल टू ये भी बच्चों पॉजिटिव होगा। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो नया बॉन्ड बनेगा ये एक्सोथर्मिक होगा, इसका डेल H निकालोगे, डेल H इक्वल टू ये हो जाएगा निगेटिव। तो बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है, सॉल्यूट का बॉन्ड टूट रहा है, सॉल्वेंट का बॉन्ड टूट रहा है और सॉल्वेंट का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जिस समय बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस समय एनर्जी रिलीज होती है, और जिस समय बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है उस समय एनर्जी यूटिलाइज होता है। तो इस तीनों प्रोसेस इसमें जब होता है, बॉन्ड का टूटना, बनना, सॉल्यूशन बनने के समय होता है, इसमें टोटल चेंज इन इंथैल्पी निकालते हैं, जिसे कहा जाता है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, और रिप्रेजेंट करते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा H सोल, डेल्टा या डेल्टा सोल H लिखे, डेल्टा सोल H, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब डेल्टा सोल H का मतलब हो गया इस पूरे प्रोसेस में अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसे चेंज हुआ है। तो अगर डेल सोल H छोटा है 0 से, मतलब नेगेटिव है, तो फेवरेबल कंडीशन होगा, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। कहने का मतलब कि जब सॉल्वेंट का फॉर्मेशन होगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाना चाहिए और इसमें कम खर्च होना चाहिए। तो अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो सकता है बच्चों, जस्ट अपोजिट इसको आप लिख सकते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो सकता है, अनफेवरेबल कंडीशन फॉर सॉल्यूशन बनाने के लिए अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो सकता है। तो अगर डेल्टा सोल H इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव हो जाए, अगर इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव हो जाए तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होता है।
डेल सोल एच, यानी कि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अगर ग्रेटर देन है 0 तो ये अनफेवरेबल कंडीशन होगा, इस समय सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी। कॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी, कॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी, ये कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व क्यों हो जाता है। solubility of ionic solution, ionic solution, solubility of ionic solute लिखिए, ionic solute is caused due to ion dipole interaction। तो कॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी में पहला टाइप अगर हम लोग देखें कॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी में, तो अगर सॉल्यूट आयनिक है तो आयनिक सॉल्यूट का जो सॉल्युबिलिटी होता है दैट इज ओनली कॉज ड्यू टू आयन आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब आयन आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या है वो बताते हैं आपको। मान लीजिए आपने Na और Cl को डिजॉल्व करना चाहा, किसमें, वाटर में। जब आप NaCl को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये Na के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl के पास नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इस पे पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है, पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है। और ये पार्शियल चार्ज कौन सा, देख लो, ये ऑक्सीजन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस पे नेगेटिव डेल्टा डेवलप हो जाएगा। और ये क्या करेगा, ये इस पे अपना फोर्स लगाएगा, इस पे अपना फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव ये दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और ये अल्टीमेटली जो ये आयन है ये चारों ओर से वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा घेर लिया जाता है, चारों ओर से H2O मॉलिक्यूल के द्वारा घेर लिया जाता है। तो अगर आप किसी सॉल्वेंट में, वाटर में NaCl डालते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल Na को अपनी ओर खींच लेता है, और खींच करके चारों ओर से वाटर मॉलिक्यूल का एक लेयर इनवेलप क्रिएट कर लेता है। इसके कारण NaCl से सोडियम हट गया, सोडियम निकल गया, और सोडियम निकल गया तो फिर आयंस अलग अलग सेपरेट हो जाता है, इस कारण से सॉल्युबल हो जाता है। तो यहाँ पे इसको कहेंगे आयन डाइपोल और इसको कहेंगे आयन। तो आयन और आयन डाइपोल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण सोडियम को सोडियम क्लोराइड से अलग कर लिया गया और ये डिजॉल्व हो गया। बच्चों, जब आयन को, सोडियम आयन को H2O के द्वारा चारों ओर से इन्वेलप कर लिया जाता है तो इसको कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ आयन, इसे कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ आयन। solubility of non-ionic solute is caused due to इसमें आयन तो है ही नहीं, तो वाटर का इंटरेक्शन आयन के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो solubility of non-ionic solute is caused due to formation of hydrogen bond, हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण नॉन आयनिक सॉल्यूट सॉल्युबल हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, आप ले लीजिए C2H5OH अल्कोहल, और अल्कोहल को H2O में मिक्स कर दीजिए, तो आप देखेंगे अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है।
सॉल्युबल क्यों हो जाता है? तो अगर आप अल्कोहल का स्ट्रक्चर बना लें तो ये होगा इस तरह का, और वाटर का स्ट्रक्चर बना लें तो ये हो जाएगा इस तरह का वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखिए इसके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन, इसके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन, फिर इधर वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा, इसके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन, इसके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो अल्कोहल में प्रेजेंट हाइड्रोजन, वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, अल्कोहल में प्रेजेंट ऑक्सीजन, वाटर में प्रेजेंट हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण ही अल्कोहल सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, ये हुआ कॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी क्या होता है बच्चों? आपको बता दूं, जैसे आपने सोडियम क्लोराइड लिया, NaCl लिया, तो NaCl का बहुत सारा कंपाउंड होगा, NaCl का बहुत सारा कंपाउंड होगा, और जब सब एक साथ होता है तो इसको कहते हैं लैटिस। तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड के कंपोनेंट को अलग अलग करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होगी उसे कहेंगे हम लोग लैटिस एनर्जी। जैसे आप समझ लीजिए सोडियम क्लोराइड के बॉन्ड को ब्रेक करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है तो बाहर से एनर्जी मुझे देना पड़ेगा, जब एनर्जी आप देंगे तब ये बॉन्ड टूटेगा। तो जितना एनर्जी आप देंगे 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए उसे कहा जाएगा लैटिस एनर्जी। इसमें आप नोट कर लेंगे amount of energy required to break apart 1 mole of crystal lattice 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस। यानी कि लैटिस एनर्जी का क्या मतलब है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अपार्ट, यानी कि अलग अलग, सोडियम को अलग, क्लोरीन को अलग, अलग अलग कितना 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस, यानी कि वो ऐसे ऐसे कंपाउंड को 1 मोल को अलग आयंस को अलग अलग सेपरेट करने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होगा उसे कहेंगे लैटिस एनर्जी। और बच्चों इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा एल और एच, डेल्टा एल एच से रिप्रेजेंट करते हैं लैटिस एनर्जी। और ये इट इज एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, इसमें हीट एनर्जी इस्तेमाल होता है, हीट एनर्जी यूटिलाइज होता है, इसलिए इट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। यह एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव या नेगेटिव, चेंज इन हीट निश्चित रूप से एंडोथर्मिक है तो चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव होगा। चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव या निगेटिव, क्योंकि एंडोथर्मिक है। देख लो, फिर मैं बता रहा हूँ, एंडोथर्मिक हीट इस्तेमाल हो रहा है, हीट इस्तेमाल हो रहा है तो फाइनल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, जब आप निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? तो बच्चों मैं आपको बताया, जैसे ही NaCl पे अटैक होता है H2O का, तो ये H2O यहाँ से Na को निकाल करके किसके कारण निकाल लेता है? आयन और आयन डाइपोल इंटरेक्शन के कारण इसको निकाल करके चारों ओर से इसको H2O से इन्वेलप कर लेता है, चारों ओर से H2O से घेर लेता है, और H2O से घेरने के प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रेशन। और इस हाइड्रेशन प्रोसेस में H2O से कवर करने के लिए बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है,
तो जब हाइड्रेशन ऑफ एनर्जी की बात आती है तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए ये एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक, चूंकि यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है इसलिए यह एक्सोथर्मिक होगा, हीट बाहर निकलेगा। अब आप पूछेंगे हाइड्रेशन एनर्जी है क्या, तो 1 मोल क्रिस्टल लैटिस को, 1 मोल आयन को बाहर लिक्विड मॉलिक्यूल के द्वारा, वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा कवर करने के प्रोसेस को कहते हैं हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी। यानी कि आप कहेंगे अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयन, 1 मोल आयन के हाइड्रेशन में जितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा उसे कहेंगे हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, इसमें लिखेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी released, amount of energy released during hydration of 1 mole ion, during the hydration of 1 mole ion, 1 मोल आयन के हाइड्रेशन में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा बच्चों उसे कहेंगे हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी। अब मैं आपसे पूछूं यह एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या इंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो आप कहेंगे इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस किसको कहते हैं, वो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज होता हो। जैसे समथिंग आप बर्न कीजिए, किसी चीज को जला रहे हैं, जैसे ही आप जलाएंगे उससे हीट एनर्जी बाहर निकलेगा, तो हीट एनर्जी जब बाहर निकलेगा तो उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब बच्चों अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो निश्चित रूप से अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से रिलीज हुआ होगा और आप चेंज इन हीट निकालने जाएंगे, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो वैल्यू नेगेटिव आएगा। इसलिए चेंज इन इंथैल्पी इक्वल टू ये हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू। और बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा हाइड एच से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपसे पूछूं डेल्टा हाइड एच पॉजिटिव या निगेटिव, तो आप कहेंगे निगेटिव। अब मैं पूछूं डेल्टा एल एच पॉजिटिव या निगेटिव, चूंकि इंडोथर्मिक है इसलिए ये पॉजिटिव है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। डेल सोलेज के पहले भी हम लोग पढ़े थे, उसकी बात करते हैं। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा सोल एच से इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा सोल एच का मतलब होता है डेल्टा एल एच मतलब लैटिस एनर्जी और प्लस डेल्टा हाइड एच मतलब हाइड्रेशन एनर्जी। बच्चों ये याद रखना है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हुआ लैटिस इंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, या लैटिस एनर्जी और प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, या हाइड्रेशन इंथैल्पी भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू हाइड्रेशन निगेटिव है और ये लैटिस एनर्जी पॉजिटिव है, तो डेल सोल का वैल्यू क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। कई बार इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो ये इक्वेशन आपको बताएगा कौन सा सॉल्यूट सॉल्युबल है और कौन सा सॉल्युबल नहीं है। चलिए डिस्कस करते हैं कैसे। कंडीशन 1, इफ del LH is greater than del height H, ठीक है। अगर डेल एल एच यानी कि लैटिस इंथैल्पी हाइड्रेशन इंथैल्पी से बड़ा हो जाए तो ये वैल्यू होता है पॉजिटिव, ये वैल्यू होता है निगेटिव, तो डेल सोल का वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल्टा
सोल H, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव, और ये वैल्यू जब पॉजिटिव होगा तो ये सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए सूटेबल कंडीशन नहीं होगा, ये अनफेवरेबल कंडीशन होगा। तो सॉल्यूशन फॉर्मेशन टेक प्लेस, इसमें सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगा, लेकिन कब, थोड़ा सा का अंतर होना चाहिए। सॉल्यूशन फॉर्मेशन टेक प्लेस ओनली व्हेन del LH इज हाइड्रेशन इंथैल्पी, यानी कि del LH इज ग्रेटर देन, इज marginally greater than किससे, डेल्टा हाइड H से, ठीक है। तो अगर लैटिस इंथैल्पी बड़ा है किससे, हाइड्रेशन इंथैल्पी से, तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो सकता है, कब, जब लैटिस इंथैल्पी मार्जिनली ग्रेटर हो, यानी कि थोड़ा सा बड़ा हो। और दूसरा कंडीशन, इफ del LH is much greater than del हाइड H, यानी कि हाइड्रेशन इंथैल्पी से बहुत बड़ा है लैटिस इंथैल्पी, तो इस केस में सॉल्यूशन फॉर्मेशन नहीं होगा। सॉल्यूशन फॉर्मेशन डज नॉट अकर, सॉल्यूशन फॉर्मेशन डज नॉट अकर। एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन मैं आपको बता दूं, जब if del LH is less than del हाइड H, बच्चों मैं आपको बता दूं, आपको पता है हाइड्रेशन इंथैल्पी नेगेटिव होता है, लैटिस इंथैल्पी पॉजिटिव होता है, तो इस केस में यहाँ से डेल सोल H निकालेंगे, डेल्टा सोल H, यानी कि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका नेगेटिव। तो इस केस में सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन टेक प्लेस। बात समझ आया है ना। चलिए आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बात, अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इसे सेंड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।